नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम और राधे राधे। सेकंड ग्रेड के पेपर चल रहे हैं और जिन छात्रों के पेपर हो गए हैं, आशा करता हूं कि उनके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और आपने जो हमारे साथ अध्ययन किया वो भी आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हुआ ही होगा। वैसे हमने आपको सेकंड ग्रेड की जो है वो तैयारी नहीं करवाई थी। शुरुआत में हमने प्रयास किया था, लेकिन जब से रीट का नोटिफिकेशन आया उसके बाद फिर हमने एक ही राह चुनी, वो चुनी रीट, क्योंकि दोनों फिर हम नहीं कर पाते। इसके लिए हम खेद प्रकट कर रहे हैं कि हम आपके साथ सेकंड ग्रेड पे चर्चा ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन रीट में हम आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरा साथ हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें दोनों पेपरों का संभव नहीं था, एक ही पेपर का संभव था। या तो हम सेकंड ग्रेड की तरफ जा पाते या फिर रीट की तरफ जा पाते, तो हमने रीट को चुना। इसके लिए रीट के सभी अभ्यर्थियों, वैसे तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो रीट की भी कर ही रहे हैं, तो इसमें हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि आपके सेकंड ग्रेड के पेपर भी बहुत अच्छे जो है वो रहे हैं। हमने रीट का एसएसटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है विद एनसीईआरटी, और अब हमने शुरू किया है उसकी रिवीजन क्लासें। रिवीजन क्लास के अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लास्ट टाइम जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था तो एनसीईआरटी से पढ़ा था, और आपको पता है कि एनसीईआरटी के अंदर डाटा बहुत प्यारा है और निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट डाटा है क्योंकि वो कक्षा के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन एनसीईआरटी, अगर आप नए बच्चे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं और आपने एनसीईआरटी का वो पूरा कोर्स नहीं देखा है, तो आपसे निवेदन है कि आप 1 या 2 दिन लगेंगे, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जरूर देखिएगा। वो पूरे के पूरे सेशन देखने के बाद फिर आप जब ये रिवीजन क्लास करेंगे तो फिर आपका जो बेहतरीन डाटा है वो निकल कर बाहर आएगा और रीट में आपको निश्चित तौर पर सफल जो है वो बनाने में ये सहयोगी सिद्ध होगा। तो अब जो हम डाटा कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से एक लेवल आगे का कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी ने हमारा बेस बना दिया है, बेस क्रिएट कर दिया है, और उस बेस पर अब हम भवन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि हम रीट को क्रैक कर पाए, रीट मुख्य परीक्षा को। तो कैसे हैं आशा रानी, अनर अली जी, स्वागत आपका। ओम प्रकाश मीना जी, अनिल राठौर जी, विश्वास, कैसे हैं आप? नहीं, सेकंड देखो, ऐसा अनुमानित मेरिट हम केवल उसी की निकाल सकते हैं जिसके हमारे डाटा हो। यानी सेकंड ग्रेड के किसी बच्चे से मैंने ये पूछा ही नहीं है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है डाटा का। रीट में हम आपकी मेरिट जरूर बताएंगे पेपर होने के बाद कि संभावित मेरिट क्या रह सकती है, क्योंकि उस टाइम हम डाटा कलेक्ट करेंगे आपसे गूगल फॉर्म के जरिए, और जो आप डाटा बताओगे फिर उसका एक औसत निकाल कर जो है मेरिट तक हम पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अभी सेकंड ग्रेड के अंदर कहना गलत बात है, और बिना तथ्यों के, बिना डाटा के कोई भी अगर बात मैं कहता हूं तो वो फिर सही बात नहीं है, और किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। ये नहीं कि ठीक है आपनो यूट्यूब चैनल है तो ठीक आप पक्की कह जा भाई, नहीं, ऐसा नहीं। जो बात तथ्यों पर आधारित होती है वो ही बात ज्यादा करना मैं जो है पसंद करता हूं। तो विश्वास, इसके लिए नहीं करेंगे आपसे कोई मेरिट की बात। अनवर अली जी एंड कमलेश, कैसे हैं आप? नीतू जी, स्वागत आपका। जया सैनी, दीपिका, संदीप, संगीता राव, किरण एंड उपजाट कैसे हैं? कुलदीप बिश्नोई, स्वागत आपका। जितेंद्र जी, स्वागत आपका। और बाकी हमारे सभी इस परिवार के सदस्यों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कुछ बच्चे दोपहर में भी कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस बड़ा है, होता नहीं है। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूं कि सिलेबस बड़ा है तो भी घबराए नहीं। इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है कि आप कर नहीं सके। इंसान के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, बड़ी होती है चाहत। किसी लक्ष्य के प्रति आपकी चाहत कितनी बड़ी है वो तय करती है कि कोई चीज आपको कितनी आसान और कितनी जो है वो कठिन लगेगी। आपके लिए जब मैं एक एक सेशन क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से 100% कर रहा हूं। जो भी आरएस के एंड यूपीएससी के नोट्स मेरे बने हुए हैं उन सबसे डाटा कलेक्ट कर करके पूरे दिन बैठे बैठे मैं आपके लिए, अभी 2 सेशन कर दिए मैंने। 2 सेशन इसलिए कर दिए
कि मैं ये चाहता हूं कि चाहे हम थोड़ा कम कर ले, हमारे पास समय है, लेकिन जो करे वो बेस्ट करे। इसलिए मैं हर कोई भी टॉपिक आप तक पहुंचाने से पहले खुद उन सारे अलग अलग बुक से, अलग अलग नोट से, अलग अलग तथ्यों को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि आप तक जो फाइनल आउटपुट पहुंचे वो बेस्ट पहुंचे। और जब आप पेपर में जाएं तो आपको फील आए कि हाँ हम पढ़ के आए हैं, हाँ हम पढ़ के आए हैं। और ये जो फील आएगा वो कब आएगा? जब आपके पास अच्छा कलेक्शन होगा डाटा का और आपने उसे अच्छे से याद किया है, आपने उसका अधिगम किया है। तो ये जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यूट्यूब पर मुझे पता नहीं इस तरीके से किसी ने करवाया है क्या। मैं रीट के लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से गहराई से आपको करवाने वाला हूं। लगभग 3 दिन मिनिमम टू मिनिमम लगेंगे। हो सकता है कि 4 दिन भी लग जाए, लेकिन अगले 4 दिन में अगर ये टॉपिक आप पढ़ोगे और इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। और इसके बाहर भी रेयर चांस में ही क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इतिहास एक 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हम अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग कंप्लीट डाटा को जो है वो कवर करने का यहां पर प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। रिवीजन क्लास हमने शुरू की है और ये एसएसटी रिवीजन क्लास का 15वां सेशन है। इससे पहले 14 सेशन हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन डाटा तो रजिस्टर निकाल लीजिए, लिखिएगा। लिखेंगे तो आपको खुद को बहुत ज्यादा मजा आएगा और फिर पेपर में भी बहुत मजा आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम समझेंगे उससे पहले भारत की इस दौर की स्थिति क्या है इसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं। जनरली भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तभी से जो है वो इस राष्ट्रीय आंदोलन की हुई शुरुआत। तो 1885 से लेकर और 1947 तक का जो दौर है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम 3 चरणों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला चरण होगा 1885 से लेकर और 1905 तक, जो कि नरम दल का दौर होगा या शुरुआती जो कांग्रेस है उसकी नरम दलीय नीति जो है उसका दौर होगा। 1905 से लेकर और 1900 लगभग जो है आपका 1919 तक का जो दौर होगा वो होगा गरम दल का दौर या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेकंड चरण। जो गरम दौर यानी गरम दल था, कांग्रेस 2 भागों में बंट चुकी थी 1906 में, नरम दल और गरम दल। तो गरम दल ने जो है इस काल में अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करने का प्रयत्न किया। और उसके बाद 1919 से लेकर और 1947 तक का जो दौर है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा दौर कहलाता है, तीसरा चरण कहलाता है, जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों चरणों का विस्तार से हम बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि यहां से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम जो है वो कवर कर पाए। तो एक बार सारे बच्चे जो है वो थोड़ा सा सहयोग करें। हमारा जो परिवार है वो लगभग 1,99,000 का हो चुका है और थोड़ा सा आप सहयोग करें ताकि हम जल्दी से जल्दी यानी इसी महीने में, और लगभग अभी आज 22 तारीख हो चुकी है तो 8 दिन बचे हैं। हालांकि 8 दिन में हम 2 लाख का हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और आप प्रयत्न करेंगे तो हम और जल्दी जो है वो 2 लाख परिवार तक पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें ताकि हम जल्दी से जो है वो इस परिवार को 2 लाख तक पहुंचा दें। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
थोड़ी सी क्या है कि यहाँ इतनी ज्यादा लाइटें जल रही है कि लाइटों की बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हालांकि ठंड बहुत भयंकर है हमारे यहाँ चूरू में, चूरू में बहुत भयंकर ठंड है, लेकिन फिर भी लाइट इतनी ज्यादा जल रही होती है, पीछे से जो स्क्रीन चल रही है ये भी थोड़ी गर्म हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी की फीलिंग आने लगती है। तो लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थोड़ा सा हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को थोड़ा सा पहले का जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की स्थिति, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा आपको कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस की जो स्थापना हुई, ये कैसी परिस्थितियों में जो है वो होती है। 1857 की क्रांति को तो आप सब जानते ही हैं। 1857 की क्रांति के बाद हमारा देश जो है उसमें एक नई जागरूकता आई, और धीरे धीरे ही सही लेकिन हम लगातार जो है वो प्रयत्न कर रहे थे कि अब हमें जो है वो एक बेहतर भविष्य की ओर जाना है, अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो हमारे जो समाज सेवक है उन्होंने समाज को जागरूक किया, शिक्षा का प्रसार किया, हमने अन्य देशों की क्रांतियों से बहुत सारी बातें सीखी, और पूरे देश में छोटे छोटे जो है वो संगठन बनने प्रारंभ हो गए। अगर हम भारत की चर्चा करते हैं तो भारत के अंदर जो है इस समय अगर देखोगे आप, तो भारत के अंदर जो है वो मुख्य जो क्रांति या मुख्य जो स्थल था जहां से क्रांतिकारी जो है वो आ रहे थे या क्रांति का आगाज हो रहा था, वो हो रहा था बंगाल से, क्योंकि अंग्रेजों का ही बंगाल ही गढ़ था। तो बंगाल, और इधर देखोगे आप तो यहां पर मद्रास जो है, मद्रास के अंदर क्रांतिकारी संगठन बन रहे थे, और इधर जो है वो बॉम्बे, बॉम्बे जो है वो क्रांतिकारियों का गढ़ बना हुआ था। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अनेकों जो है वो संगठन बन रहे थे। अभी इधर दिल्ली की तरफ जो है वो कोई ऐसी हलचल नहीं थी, और यहाँ पर अनेकों क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो स्थापित हो रही थी। अगर यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों की चर्चा मैं अगर आपसे करता हूं तो बंगाल की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कौन सी है, देखिएगा। हालांकि यहां से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को हम मानते हुए शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, बंगाल की क्षेत्रीय पार्टियां, देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बंगाल की क्षेत्रीय पार्टियां, मद्रास और बॉम्बे की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो इसी कॉन्सेप्ट पे हुई थी कि हम क्षेत्रीय पार्टियां सब मिलकर एक होकर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाएं। क्या बनाएं? राष्ट्रीय पार्टी बनाएं। तो क्वेश्चन बन सकता है, यहां से हम संभावना व्यक्त करते हैं कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो बंगाल में इस समय जो पार्टियां थी वो कौन कौन सी पार्टियां थी, थोड़ा सा क्विक रिव्यू, छोटा छोटा ही हम समझेंगे। यहां पर बंगाल में थी बंगाल जमींदार सभा, बंगाल जमींदार सभा, बंगाल जमींदार सभा, और इसकी जो स्थापना हुई थी बंगाल जमींदार सभा की, वो हुई थी 1838 में, यानी 1857 की क्रांति से भी पहले हुई थी। और ये भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। क्या था ये? भारत का प्रथम, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन। यानी अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत का प्रथम पार्टी कौन सी थी, भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, तो वो यही थी। इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर। और
इनके जो सहयोगी थे वो थे आपके राधाकांत देव। राधाकांत देव जो थे इनके क्या थे, सहयोगी थे। और इन दोनों ने जो है वो क्या किया, भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी बंगाल जमींदार सभा की जो है वो क्या की, स्थापना की। इसके बाद दूसरी पार्टी की चर्चा करते हैं तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की जो स्थापना होती है वो होती है 1843 के अंदर। और इसके जो संस्थापक हैं वो है द्वारिका नाथ टैगोर ही हैं, इसके भी संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्टी आती है बंगाल की ही, तो नेक्स्ट जो बंगाल की पार्टी आती है वो आती है आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये तो थी कौन सी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। ये तो थी बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। इसी के साथ एक और पार्टी बनती है जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इसका जो गठन हुआ वो हुआ 1800, इसका जो गठन हुआ वो हुआ 1851 में। कब हुआ, 1851 में इसका जो है वो गठन होता है। और इसके जो संस्थापक हैं वो भी कौन है, देवेंद्र नाथ टैगोर है। कौन है, देवेंद्र नाथ टैगोर संस्थापक हैं इसके, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद एक और पार्टी बनती है बंगाल में ही। हम पहले बंगाल की पार्टियों की देख रहे हैं, इंडिया लीग। इंडिया लीग की जो स्थापना होती है वो होती है 1875 में। और इसके जो संस्थापक हैं वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सॉरी, इसके जो संस्थापक हैं वो है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष इसके जो है वो क्या है, संस्थापक है। फिर एक और बंगाल में पार्टी बनी है, क्योंकि जो क्रांति, जो भारत की क्रांति है, जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो ये सारा का सारा कार्य बंगाल से ही शुरू हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों ने भी अपना जो गढ़ बनाया था, अपना जो केंद्र बनाया था भारत में शासन संचालन करने का, वो भी किसको बनाया था, बंगाल को ही बनाया था। तो अंग्रेजों का पूरा शासन जो है वो, कोलकाता राजधानी थी भारत की, तो कोलकाता से ही संचालित होता था। इसीलिए जैसे आज वर्तमान में दिल्ली महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से इस दौर में जो थी कलकत्ता महत्वपूर्ण स्थान था और यहीं से पूरा शासन संचालित होता था। तो इसीलिए जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, क्षेत्रीय पार्टियां बन रही थी, वो भी कोलकाता में ही बन रही थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो पार्टी बनी है यहां पर, वो बनी है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई इंडियन एसोसिएशन की, वो हुई है आपकी 1876 में। और इसकी जो स्थापना की है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद एक और पार्टी आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस।
1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना होती है कब? 1883 में होती है। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आप सोचोगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो सीधा राष्ट्रीय आंदोलन से ही बताएं। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो ऐसा नहीं है कि एक रात में या एक दिन से ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था। इसके पीछे लंबे समय से ये जो पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में क्या कर रही थी? संघर्ष कर रही थी। जैसे ये जो 6 पार्टियां हैं ये बंगाल के अंदर जो है वो प्रयत्न कर रही थी अंग्रेजों से निजात पाने का, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को शिक्षा देने का, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना लाने का। ये 1857 की क्रांति के बाद का दौर है जब भारतीयों के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो स्वाभिमान जागना शुरू हुआ, स्वतंत्रता की जो चाहत है वो बढ़ने लगी। और जब चाहत बढ़ी स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता का महत्व फील होने लगा, ऐसी गुलामी की सी फीलिंग आने लगी, तब ये जो सारी पार्टियां हैं ये अपने अपने क्षेत्र पर क्या कर रही है? प्रयत्न कर रही है। बंगाल जो था वो गढ़ था। इसके बाद मद्रास की बात करते हैं तो मद्रास में 2 पार्टियां जो है मुख्य रूप से एक्टिव थी। कौन कौन सी 2 पार्टियां हैं? मद्रास की क्षेत्रीय पार्टियां, मद्रास की क्षेत्रीय पार्टियां, पहली जो यहां पार्टी है वो आपकी कौन सी है? पहली जो यहां पार्टी है वो है आपकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1852 में। ये भी 1857 की क्रांति से पहले की पार्टी है। और इसकी ये मोस्ट है। ये मोस्ट क्यों है आप लिख लेना, ये मोस्ट है, ऐसे मोस्ट लिख देना, क्योंकि इसने जो है वो 1857 की क्रांति जो हुई थी, क्रांति की आलोचना की। क्रांति की क्या की? आलोचना। आलोचना यानी निंदा की कि क्रांति नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अब मान लो एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं आपको कि भारतीय सेना का अभी चीन के साथ विवाद चल रहा है और भारत की जो सेना है जो निरंतर क्या कर रही है, चीनी जो सैनिक है उनका मुकाबला कर रही है। और यहां पर कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति या कोई नेता यह कहे कि चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया है, भारत की भूमि हथिया ली है, भारत के सैनिकों को पीटा है, तो इससे क्या आएगा? इससे सेना का तो मनोबल डाउन होगा, प्लस हमारे अंदर जो है वो उस व्यक्ति के प्रति रोष उत्पन्न होगा कि यार वो क्या आदमी है रे, वो के बावड़ी बूझवर्ग आदमी है, सेना के ऊपर शक करे हो, सेना के ऊपर अंगुली उठा रहे हो। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, सेना जब मुकाबला करती है तो भैया नुकसान तो दोनों तरफ होता है, लेकिन हम ऐसा थोड़ी है कि अपनी सेना के ऊपर हम शंका करेंगे। लेकिन इस पार्टी ने, मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने क्या किया? 1857 की क्रांति की निंदा करी, उसकी आलोचना करी, उसकी बुराई करी। तो जो आम जनता थी मद्रास की, उसने इस पार्टी को नकार दिया। तू काम ही क्यों नहीं, तू हमारी निंदा कर रही है, अरे तुमको तो हमारे साथ होना चाहिए था, तुमको तो साथ देना चाहिए था। हाँ, हम क्रांति में असफल हो गए, हाँ हमारी क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन तुम आलोचना करोगे। और इस तरीके से ये जो पार्टी है ये क्या होगी? लोगों में अलोकप्रिय हो गई, लोगों में अलोकप्रिय
लोकप्रिय होता है एक तो, और एक होता है अलोकप्रिय, यानी बुरी हो गई है, अलोकप्रिय हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इतना डीप हम पढ़ रहे हैं, जनरली छोटे एग्जाम में इतना गहरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। हमें पता है कि इसके बाद फिर 2-3 साल भर्ती नहीं आनी है, पढ़ना हमारा काम है, हम चाहे ज्यादा पढ़ ले, लेकिन कोई क्वेश्चन हमारी आंखों से ओझल ना हो। किस राजनीतिक दल ने 1857 की क्रांति की आलोचना की, तो ये था ये। हालांकि ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में ही हो गई थी, क्रांति 1857 में हो गई, क्योंकि पार्टी स्थापना हुई थी 52 में, पार्टी तो लंबे समय तक चल ही रही थी ना। ठीक है, टाबर बातें करे तो भैया करो, आपन पे बात कोई लेने देने, क्योंकि टाबरों को तो काम है बातें करना। अब थाने भी जे बात करनी है तो करता रहो, जिखा टाबरा ने भाई पढ़ना है बे तो पढ़ लो, और जिखा ने बातें करनी है बातें करो, थारी मर्जी है। बात तो देखो ते कोई नन्ना मुन्ना बच्चा को नहीं हो, अब थे वो बड़ा बच्चा। दूसरी पार्टी है मद्रास महाजन सभा। आज जो बातें करेगा ना वो फिर पेपर के बाद भी बातें ही कर पाएगा, लेकिन वो नेगेटिव बातें करेगा। महाजन सभा वो कह रहा है यार पेपर दो आ गयो, और मैं तो की कौन आयो, और बेगुर जी की कौन पढ़ायो, और कोचिंग आ रहा की कौन पढ़ायो, और किताबें में की कौन, और मान लो तो पेपर ही दो, और वो तरह तरह के बहाने बनाएंगे फिर। तो आप देख लो आपको क्या करना है। वी राघवाचारी ने इसकी स्थापना की थी, वी राघवाचारी इसके क्या थे, संस्थापक थे। अब एक और स्थान रह गया बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर कौन सी क्षेत्रीय पार्टी थी, बॉम्बे की क्षेत्रीय पार्टी। बॉम्बे के अंदर ज्यादा नहीं थी, एक ही थी, उसकी मैं आपकी बात लिखा देता हूं। ये कौन सी थी पार्टी, देखो ये पार्टी थी आपकी बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में हुई थी। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में स्थापना, और इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये इतनी पार्टियां थी जो कि भारत में कांग्रेस की स्थापना से पहले अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही थी। इसके अलावा एक पार्टी लंदन में भी स्थापित हुई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। लंदन में एक पार्टी थी जो कि भारत के लिए कार्य कर रही थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1866 में। और इसकी स्थापना किसने की थी ये बताओ आप, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी जो थे वो इसके संस्थापक थे, जो लंदन में रहकर वहां पर कार्य कर रहे थे भारत की आजादी के लिए। और ये सारी पार्टियां थी जो भारत में अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रही थी। इसके बाद होता क्या है, 1884 में थियोसोफिकल सोसाइटी का एक सम्मेलन होता है, थियोसोफिकल सोसाइटी का एक सम्मेलन होता है 1884 में, जिसमें सभी पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। सभी पार्टी के प्रतिनिधि जिसमें आइए, जितनी भी पार्टियां हमने पढ़ी है इन सारी पार्टियों के प्रतिनिधि इस एसोसिएशन में पहुंचते हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी।
1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन। अठारह सौ चौरासी में क्या होता है? सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में देश की सारी जो पार्टियां थी, इन सारी पार्टियों के जो है वो अध्यक्ष आते हैं और इस सम्मेलन के अंदर जो है वो ए.ओ. ह्यूम जो है वो आते हैं और ए.ओ. ह्यूम ने सलाह दी कि सभी पार्टियों को मिलकर एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करनी चाहिए, एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करनी चाहिए। अब आपके मन में एक बात और आएगी यहां पर कि ये जो ए.ओ. ह्यूम था, ये कौन था, ये क्यों ऐसी सलाह दे रहा है? तो ये एक अंग्रेज आईएएस अधिकारी था जिसने खास तौर पर जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने इनको नियुक्त किया 1882 में और ये कहा कि आप पूरे भारत का भ्रमण करो और आप देखो कि क्या हो रहा है। एक्चुअली ये जो छोटी छोटी पार्टियां थी, ये अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन कर रही थी और इनको एक इनपुट मिला हुआ था ब्रिटिश शासकों को कि भारत के जो लोग हैं वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ क्रांतियां करने वाले हैं जो कि ब्रिटिश शासन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो ए.ओ. ह्यूम ने पूरे देश के जितने भी पार्टियां थी, जनरली ये 3 स्थान थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यहां पर भ्रमण किया, यहां के नेताओं से मिले और फिर ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में क्या किया, इन्होंने सभी पार्टियों की एक पार्टी बनाने को कहा। अब ये एक अंग्रेजों की साजिश थी जिसमें अंग्रेज, देखो, कोई भी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ कोई पार्टी बने, कोई संगठन बने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कभी नहीं चाहेगी, भारत में अंग्रेजी शासक कभी नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कोई संगठन बने। तो ये संगठन फिर क्यों बनाया जा रहा था? ये संगठन इसलिए बनाया जा रहा था जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल के कॉन्सेप्ट के आधार पर इस पार्टी का गठन किया जा रहा था। यानी अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय लोग, अंग्रेजों को पता चल गया था कि ये लोग शिक्षित हो रहे हैं और ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ही आजादी के लिए, तो हमें इनकी सूचना मिलती रहे। और जो किसी स्प्रिंग को हम जितना दबाएंगे वो कहीं ना कहीं रिलीज तो होगी ही। प्रेशर अगर क्रिएट होगा तो उसको रिलीज होने के लिए जगह चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि कई इतिहासकारों ने अपनी बुकों में लिखा है, इसे सेफ्टी वॉल का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भारत रूपी इस प्रेशर कुकर में जो भारतीय थे वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि वो बड़ा आंदोलन करना चाहते थे और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई कि कांग्रेस क्या करेगी, एक अखिल भारतीय संगठन बन जाएगी और पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं अब वो कांग्रेस के जरिए अपनी बात को अंग्रेजों तक पहुंचाएगी। और चूंकि
ए.ओ. ह्यूम भी इस पार्टी के लंबे समय तक सचिव के पद पे रहे, तो सारी सूचनाएं अंग्रेजों को आसानी से मिलती जाएगी और एक बीच का रास्ता हो जाएगा, यानी मन का जो गुब्बार है, जो प्रेशर है, वो भी बाहर निकल जाएगा और ये अंग्रेजों के लिए घातक भी नहीं रहेगा। अंग्रेजों के लिए क्या नहीं रहेगा? घातक भी नहीं रहेगा। इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने ऐसी सलाह दी कि भैया तुम एक राष्ट्रीय पार्टी बना लो, कब तक अकेले लड़ते रहोगे। और इस तरीके से क्या होता है, इंडियन नेशनल यूनियन जो है, इसका इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है। इंडियन कांग्रेस का पहले यही नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है। यूनियन की स्थापना हुई और बाद में इसी का नाम जो है वो कब हुई, इसकी स्थापना 1885 में। 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है। और आगे चलकर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडियन नेशनल यूनियन क्या नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने रखा? पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन डीप क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने रखा, ये बताओ, किसने रखा? देखो अभी भी बच्चे कम है, थोड़ा सा सेकंड ग्रेड का पेपर चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इनके नोट्स जरूर बनाना। आप चाहे ये वीडियो लाइव देख रहे हो या बाद में ऑफलाइन देख रहे हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा आप तक पहुंच रहा है, तो इनको आप बातों में मत गवा देना, वरना बाद में पेपर के बाद पश्चाताप होगा कि यार हम उस टाइम पढ़े नहीं, हमने उस टाइम बातों को सीरियस नहीं लिया। हालांकि ये सारे डाटा आपको बिना किसी शुल्क के मिल रहे हैं, इसलिए इनकी कीमत थोड़ी सी आपके नजर में शायद ना हो, क्योंकि यही चीजें अगर आपको 2000 रुपए देकर या 200 रुपए लेकर या 500 रुपए लेकर या कोचिंग में हजारों रुपए की फीस लेके पढ़ाया जाता तो इनकी कीमत आपके लिए ज्यादा होती। वैसे ही जैसे अगर फुटपाथ होता है, वहां पर अगर ये शर्ट बिक रही है तो ये 200 में मिल जाती है, आपको 300 में मिल जाती, लेकिन इसी शर्ट को जब आप किसी मॉल में जाके लेते हैं तो ये 3000 रुपए में मिलती है। और फुटपाथ वाले 200 रुपए भी हमें महंगे लगती है। 200 भाई जी शर्ट कितने की है? 200 गया, 200 ही थोड़ी है यार, थक गए तू, माना गए, कोई दूसरे काम का कौन, 150 रुपया दूंगा, वो कह यार भाई जी 150 ही दे दो लो, क्योंकि वो बेचारा फुटपाथ पे बैठा है, गरीब आदमी है। और यही शर्ट आप जब किसी बड़े मॉल में जाओगे तो उस पर टैग लगा होगा 6000 रुपए और मॉल के बाहर लिखा होगा 50% डिस्काउंट। आप 6000 का टैग देखोगे, दुकानदार से पूछोगे भाई जी कितने की, आपको दिखाई नहीं दे रहा, 6000 लिखा हुआ ना, तो 50% तो 3000 का हो गया, ये 3000 रुपए दो और शर्ट ले जाओ। वही शर्ट आप 3000 में ले लेते हो, उसकी आपके लिए वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। वही बात है, ठीक है, आपको सारा डाटा बेहतरीन मिल रहा है, लेकिन याद रखिएगा हाँ, इंडियन नहीं है, ये इंडियन है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना जो है वो होती है और इसका जो प्रथम सम्मेलन होता है वो होता है पूना में। इसका जो प्रथम सम्मेलन होता है, प्रथम अधिवेशन जो है वो पूना में होना तय हुआ। लेकिन इस समय जो है वो क्या फैला हुआ था पूना में? प्लेग फैला हुआ था। प्लेग फैले होने के कारण इसको दूसरी जगह पर करना पड़ा, और वो करना पड़ा बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। प्लेग फैले होने के कारण यह अधिवेशन बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ।
में हुआ। और यहां पर आते हैं कौन, यहां पर जो है वो दादा भाई नौरोजी जो है, यहां पर दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। तो इस तरीके से इसका जो नाम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो रखा गया। ये जो कांग्रेस शब्द है ये कहां से लिया गया, तो ये उत्तरी अमेरिका से जो है वो ये शब्द जो है वो लिया गया था, कांग्रेस। ये जो कांग्रेस शब्द है वो कहां से लिया गया था, देखो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, पूछा जा सके है, उत्तरी अमेरिका से लिया गया। और इस कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह, अर्थ लोगों का समूह। अब हो गई है कांग्रेस की स्थापना कब, 1885 के अंदर, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई और यह शुरू हो गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या शुरू हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई है। अब देखो इसके बाद जो है वो असली खेल शुरू होता है। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी की सारी क्या हो गई है, कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। अब जो भी कार्य होना है वो कांग्रेस के जरिए ही होना है और सारी सूचना अंग्रेजों के पास रहेगी। और यहां से जो है वो शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 3 चरणों में हम अध्ययन करेंगे। कितने चरणों में, 3 चरणों में हम इसका अध्ययन करेंगे। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं देखिएगा। इसका जो प्रथम चरण है वो 1885 से 1905, प्रथम चरण 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर और 1905 में क्या हुआ था बताओ, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल के विभाजन तक का दौर था। दूसरा दौर होता है, दूसरा चरण कहलाता है ये, या सेकंड चरण जिसे गरमपंथी चरण भी कहते हैं, गरमपंथ। और ये होता है 1905 से लेकर और 1919 तक का दौर, ठीक है। और तीसरा चरण है गांधीवादी चरण, तीसरा चरण जिसे आप गांधी युग भी कहते हैं, गांधी युग। ये शुरू हुआ 1919 टू 1947। तो आइए सबसे पहले चरण की चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस हर जो है वो साल या हर 2 साल से एक अधिवेशन करती थी, जिसे कांग्रेस के अधिवेशन के नाम से जाना जाता था। और इन अधिवेशनों में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते थे और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है वो राष्ट्रगीत को गाया, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन को गाया, कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में जो है वो कौन से अधिवेशन में जो है वो वंदे मातरम गीत गाया, कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए।
तो इस तरीके के कई क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, आज हम इन्हीं की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके कुछ खास जो अधिवेशन है जिसमें मोस्ट डिसीजन लिए गए, उनकी मैं चर्चा करता हूं। टोटल इनके 26 अधिवेशन हुए 1885 से लेकर और 1947 तक। हालांकि अधिवेशन अब भी कांग्रेस के चल रहे हैं, लेकिन हम 1947 तक की ही बात करेंगे। तो 1885 स्थापना से लेकर और 1947 देश की आजादी तक टोटल 26 अधिवेशन हुए। और आइए इन 26 अधिवेशनों में से मोस्ट अधिवेशनों की अपन जो है वो चर्चा करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रथम जो अधिवेशन होता है वो 1885 में होता है। कुछ मोस्ट ही लिखेंगे हम, देखो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ऐसे लिख दो, अधिवेशन, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हैं, फिर अपन जो है वो एक एक चरण की चर्चा करेंगे और इन चरणों की मुख्य बातों की चर्चा करेंगे। पहला जो अधिवेशन होता है इनका, प्रथम जो अधिवेशन होता है, या ऐसे लिख देता हूं, पहला अधिवेशन है ना, पहला अधिवेशन होता है 1885 में ही, स्थापना के समय। और ये होता है कहां पर, बॉम्बे में होता है। ठीक है, अभी बताया था आपको। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन, व्योम चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष कौन है इसके, व्योम चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन में टोटल जो है वो 72 सदस्य जो है वो भाग लेते हैं, 72 सदस्य भाग लेते हैं इस अधिवेशन में। ठीक है, दूसरा जो अधिवेशन है इनका वो हम नहीं पढ़ेंगे, मोस्ट ही पढ़ेंगे। छठा अधिवेशन हुआ इनका 1890 में कोलकाता में, 1890 में कलकत्ता के अंदर होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, इसके जो अध्यक्ष हैं इस अधिवेशन के, वो है आपके फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और इस अधिवेशन में जो है वो प्रथम बार किसी महिला ने इस अधिवेशन का जो है वो इस अधिवेशन में भाषण दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कादम्बिनी गांगुली ने किस अधिवेशन में भाग लिया, इस अधिवेशन में क्या किया, कादम्बिनी गांगुली, ये महिला है, महिला का भाषण हुआ। और ये प्रथम महिला थी जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुई थी, भारत की प्रथम महिला जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुई थी और इसको कांग्रेस में भाषण देने का मौका मिला था। तो ये मोस्ट है, प्रथम महिला ग्रेजुएट लिख दो इसमें, प्रथम महिला ग्रेजुएट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद जो अधिवेशन होता है वो होता है आपका 7वां अधिवेशन 1996 में, वो भी कलकत्ता में ही होता है। 7वां 1896 के अंदर ये भी कलकत्ता में होता है। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी रहीमतुल्ला सयानी। कौन है, रहीमतुल्ला सयानी इसके जो है वो अध्यक्ष हैं। और इस अधिवेशन में जो है वो पहली बार वंदे मातरम गाया गया। क्या किया गया इस अधिवेशन में, प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया, प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट अधिवेशन होता है आपका वो होता है 8वां अधिवेशन 1905 बनारस में। 1905 में बनारस अधिवेशन होता है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के बाद जो है वो क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। तो इसमें इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। अब यहां पर एक घटना घटती है कि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया। ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये मुख्य रूप से कोलकाता और बंगाल में ही चलाया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी या विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया गया। अब यहां कांग्रेस के अंदर एक दो विचारधाराएं हो जाती है। कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे उन्होंने कहा कि इसे हमें जो है वो केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए और यह जो आंदोलन है इसको पूरे भारत में नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जो गर्म दल के नेता थे, जो युवा नेता थे, गर्म दल के नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन जो करा है वो सही नहीं करा है, इसलिए हमें इस आंदोलन को पूरे देश में चलाना चाहिए। नरम दल के नेता कह रहे थे कि हमें केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना चाहिए, बाकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन गर्म दल के नेता बोले नहीं 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 नहीं, हमें अंग्रेजों की हर वस्तु का बहिष्कार करना है जो देसी नहीं है, जो विदेशी है, चाहे वो विदेशी वस्त्र हो, चाहे विदेशी शिक्षा हो, चाहे विदेशी अन्य प्रोडक्ट हो। और इन मुद्दों के ऊपर ऐसे ही और कई छोटे छोटे मुद्दे थे जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर एक जो है वो दरार आई और कांग्रेस 1906 में दो भागों में विभाजित हो जाती है, गर्म दल और नरम दल। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर जो है वो होती है। इसके बाद चर्चा करते हैं तो 1907 में 10वां अधिवेशन हुआ सूरत में। 10वां अधिवेशन 1907 में सूरत, इसे सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है और यहां रास बिहारी बोस जो है वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। रास बिहारी बोस। और यहां पर कांग्रेस जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, गरम दल और नरम दल। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिवेशन होता है इनका वो होता है 11वां अधिवेशन, जो कि 1911 में होता है और यह अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में ही होता है, कलकत्ता में होता है। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है विशन नारायण धर। विशन नारायण धर जो है वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और इसमें पहली बार कांग्रेस ने जन गण मन गीत को गाया। तो इसमें जो है वो प्रथम बार जन गण मन गीत जो है वो गाया गया। मैं केवल आपको मोस्ट ही लिखा रहा हूं। इसके बाद 15वां जो अधिवेशन हुआ इसका वो होता है आपका 1924 में बेलग्राम में। 1924 बेलग्राम अधिवेशन, या बेलग्राम नहीं बेलगांव कर लो, बेलगांव अधिवेशन। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है महात्मा गांधी। ये मोस्ट है। मोस्ट क्यों है ये? क्योंकि ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। बाकी किसी भी अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष जो है वो नहीं रहे। और इसमें महात्मा गांधी ने जो है वो ये मांग रखी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए।
अंग्रेजों के सामने मांग रखी कि हिंदी को आप राष्ट्रभाषा बनाइए। कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग रखी? तो 1924 के बेलग्राम। बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में है, ये लिख लो, कर्नाटक। इस अधिवेशन में, और अंतिम जो अधिवेशन हुआ इनका 26वां अधिवेशन, वो हुआ 1948 के अंदर जयपुर में हुआ, जयपुर में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे आपके पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये कुछ मोस्ट अधिवेशन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनेकों अनेक कोचिंगों में भी पढ़ के आए हैं, तो आप बताना कि क्या इतना डिटेल से आपने पहले, आप हालांकि आपने खुद सेल्फ स्टडी की होगी, लेकिन आपको किसी ने पढ़ाया है क्या? अब शुरू होता है प्रथम चरण। कौन सा चरण शुरू होता है आपका? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण शुरू करेंगे। अब ये पहले की भूमिका हो गई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण शुरू होता है आपका 1885 से 1905। और इसमें क्या क्या मुख्य घटना घटी, इनकी हम जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं भैया, आप पढ़ नहीं रहे हैं, ज्यादातर बच्चे बातें ही कर रहे हैं। और आपका सहयोग नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने कमेंट कर करके, फोन कर करके कहा कि हमें फिर से डिटेल सेशन करवाइए, हमें फिर से जो है आप रिवीजन सेशन के अंदर जो है वो डिटेल में एक बार फिर से एसएसटी का पूरा कोर्स करवाइए। हमने आपके कहने पर शुरू किया, लेकिन अब आप ही हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप आके कक्षा में बातें कर रहे हैं, हालांकि बातें आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो हम आपसे ये छोटा सा निवेदन करेंगे कि आप बातें कम करें, और हो सके तो 2 महीने की बात है। अब तो आप चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड में जो हुआ वो रीट में भी हो, या आप चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड में जो हुआ वो रीट में ना हो, तो आप बातें ना करें। देखिए, जो ये चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड में हुआ वो रीट में भी हो, वो तो बच्चे बातें करते ही नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। लेकिन जो बच्चे बातें ज्यादा कर रहे हैं, बातें कौन कर रहे हैं? जो नए बच्चे हैं, जो युवा है, जो अभी एक आधा पेपर दिए हैं, जिनको अभी बेरोजगारी का फीलिंग नहीं आ रहा है। देखो, बेरोजगार होना और बेरोजगारी को महसूस करना, अपने अंदर से उसको गुजारना, ये दोनों में अंतर है। बेरोजगार तो हर वो 12वीं पास बच्चा कहेगा मैं बेरोजगार हाँ, ग्रेजुएशन कर ली बेग भी कहेगा बेरोजगार हाँ, लेकिन उनको बेरोजगारी की फीलिंग नहीं आ रही है, उनको महसूस नहीं हो रही है बेरोजगारी, क्योंकि घर पे अच्छे से खाना मिल जाता है, कोई समस्या है नहीं, कोई कहने वाला नहीं है घर पर, क्योंकि अभी आप कंपटीशन के दौर में आए हो। फील कौन कर रहा है बेरोजगारी को? बेरोजगारी किसके लिए समस्या बनी हुई है? वो व्यक्ति जो पिछले 5-6 सालों से संघर्ष कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, घर वाले ये कह रहे हैं कि बेटा अब तो तू कमा, मैं इतने तो बड़ो कर दियो, और उसको सोचना पड़ता है कि अगर मैं 2 महीने घर पर बैठ के तैयारी करूंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या? अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा भविष्य क्या होगा? वो लोग जो बार बार असफल हो चुके हैं और सफल नहीं हो पा रहे, उनको असली बेरोजगारी उनको परेशान कर रही है। युवा जो अभी अभी बच्चे आए वो तो करेंगे क्या? हाय हेलो करेंगे, क्लास में ये देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, किसी का नंबर मिले उससे बात करें। पहली बार कोचिंग में जाता है वो भी यही करता है, वो पहले तो देखता है कि क्लास में कितना लोग, अच्छा इतनी छोरे यार, इतना छोरा, अच्छा बात छोरी ठीक है, छोरी भी नहीं नहीं जासी तो कुछ, हाँ वो छोरो ठीक है। वो थोड़ा
जो कॉलेजों में फिल्मों में देखा है उस माहौल को जीते हैं। 1-2 साल तो वह भी निकट जाएगा, वो सीरियस ही नहीं होते क्योंकि बेरोजगारी का उनको भय नहीं है। फोन करेंगे घर पर, पापा जी 20,000 रुपया भेजो। पापा जी बेचारे खून पसीने की मेहनत को भेज देंगे, टाबर गाइड वापड़ भेज दिया, वो उड़ा देते हैं। वहां पर वो कोचिंग को छोड़कर फिल्म देखने चले गए, घूमने चले गए, बातें कर रहे हैं, उनको कोई फील नहीं आ रही है, उनको कोई लेना देना नहीं है बेरोजगारी से। और फिर वो बच्चे 3-4 साल तो ऐसे भटकेंगे। फिर घर का कहा बेटा रुपया 1,00,000 लगा दिया तू, कद गए हो तू बड़ा कोचिंग करना है, इतना पेपर दे दिया, तेरो सिलेक्शन को नहीं वाला डी करे की है, अब तू तेरो कमार खा। तो फिर उनको जब घर वाले थोड़े ताने देंगे, आपके पिताजी या किसी के भी पिताजी, तो वो डांटते हैं आपको, क्योंकि कभी कभी कड़वी दवाई देनी पड़ती है। अगर कड़वी दवाई नहीं मिलती है तो बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है। तो फिर वो आपको थोड़ा क्या करेंगे, ताने देंगे, बातें सुनाएंगे। फिर आपको फील होगा कि यार टाइम तो निकाल दिया आपा, और फिर आप थोड़ा बाकी चीजों से हटके पढ़ाई की ओर आएंगे। लेकिन ये सारी काम आप करें, हम आपको कह रहे हैं, हमारे अनुभव से कह रहे हैं ये सारी बातें, क्योंकि हम ये सारी चीजें झेल चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप भी ऐसे दौर से गुजरो। लेकिन क्या है कि जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक फील नहीं आता है, दूसरा चाहे कितना भी कहे। तो हमारा तो कहना यही है कि ये जो समय है वो बीत जाएगा, उसके बाद केवल अफसोस होगा कि काश 2 साल पहले लग जाता, काश पिछली भर्ती में लग जाता। और जितना हम लेट कर रहे हैं उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। हर साल 1,00,000-2 लाख लोग और बढ़ जाते हैं। मान लो इस साल अगर 17 लाख का कंपटीशन है तो अगले साल 18 लाख का हो जाएगा, फिर 19 लाख, फिर 20 लाख। और जो गवर्नमेंट है वो भर्तियों के रूल और कठिन करती जाएगी। अभी तो 2 ही पेपर हो रहे हैं, आगे हो सकता है कि 3 पेपर हो जाए, 4 पेपर हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा टफ कंपटीशन होगा और पेपर के लेवल भी बढ़ेंगे। तो जितना जल्दी नौकरी लग जाओ उतना जल्दी अच्छा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कुछ भी करें, बातें करें, कुछ भी करें, वो आपको सबको तय करना है। हमारा काम है आपको सही बात बताना, आपको राह दिखाना। जो हम सह चुके हैं, हमारे में बीत चुकी है, वो आप में ना बीते। तो भैया पढ़ो, पढ़ के सफल हो जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। पढ़े नहीं, सफल नहीं हो पाए तो घर वाले साथ देंगे नहीं, बाहर वाले तो साथ वैसे ही नहीं देंगे, कभी नहीं देते किसी के बाहर वाले। लेकिन घर वाले भी बेचारे कब तक देंगे, तो आपको सोचना होगा ये। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।